subscribe and share. हेलो एवरीवन, आज मैं कहानी सुनाऊंगी आपको तेनाली रामा की। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनाली रामा। तेनाली रामा की बुद्धिमानी से भला कौन परिचित नहीं है। तेनाली रामा की जीवनी विजयनगर नगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनाली रामा के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनाली रामा से ही सलाह लिए करते थे। यही नहीं, तेनाली राम से जुड़े ऐसे कई चुटीले किस्से हैं जो न सिर्फ हर किसी को गुदगुदाते हैं बल्कि हंसी हंसी में एक सीख भी दे जाते हैं। तो चलिए आज हम भी सुनते हैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी तेनाली रामा की। तेनाली राम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलवाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद हैं। इस पौधे का काफी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सजा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात ना सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनाली राम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनाली राम को अपने पति को मिली मौत की सजा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनाली राम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी
उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर आ गए। महाराज कृष्णराज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूं और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? माली की पत्नी ने बहुत आराम से जवाब दिया। राजा कृष्णराज ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? तो माली की पत्नी ने बताया, साहब, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सजा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसीलिए ही मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा कि महाराज, मुझे तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्णराय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। ये कहते ही महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निपटा जा सकता है।
तेनालीराम की बुद्धिमता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए महाराज कई बार तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीराम के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के कुछ देर बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनाली, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाएगा। तेनालीराम ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनालीराम जरूर उनका मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि अगर वह ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाया तो वे उसे मृत्यु दंड दे देंगे। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौवों की संख्या इतनी है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीराम की बुद्धिमता के कायल हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर बुद्धिमता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है। सालों पहले कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के जाने माने विजयनगर राज्य में राज किया करते थे। उनके साम्राज्य में हर कोई खुश था। अक्सर सम्राट कृष्णदेव अपनी प्रजा के हित में फैसले लेने के लिए बुद्धिमान तेनालीराम की राय लिया करते थे। तेनालीराम का दिमाग इतना तेज था कि वो हर मुसीबत का पल भर में समाधान निकाल लेते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मैं नामदेव पास की ही हवेली में काम करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे न्याय चाहिए। राजा कृष्णदेव ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? नामदेव ने राजा को बताया कि करीब 5 दिन पहले मैं अपने मालिक के साथ हवेली से पंचमुखी शिवजी के मंदिर गया था। तभी काफी तेज आंधी आने लगी। हम दोनों मंदिर के पीछे के हिस्से में
कुछ देर के लिए रुक गए। तभी मेरी नज़र एक मखमली लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से इजाज़त लेकर उसे उठाया। देखा तो वो एक छोटी पोटली थी जिसके अंदर 2 हीरे थे। महाराज, वो हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसलिए कायदे से वो राज्य की संपत्ति थे। लेकिन मेरे मालिक की नीयत हीरे देखकर खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो आपस में हम दोनों एक एक हीरा बांट लेते हैं। मेरे मन में भी लालच आ गया था, इसलिए मैंने इस बात के लिए हाँ कर दी। हवेली पहुंचते ही मैंने जब मालिक से अपना हीरा मांगा तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। मैंने सोच रखा था कि हीरा मिलते ही उसे बेचकर मैं नौकरी छोड़कर खुद का कुछ काम शुरू करूंगा, क्योंकि मालिक का रवैया मेरी तरफ अच्छा नहीं था। आगे नामदेव ने महाराज से दुखी आवाज में कहा कि मैंने 2 दिन तक मालिक को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरा देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। नामदेव की बातें सुनते ही सम्राट ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उसे अपने दरबार बुलाया। उसके आते ही जब महाराज कृष्णदेव ने हीरे के बारे में उससे पूछताछ शुरू की तो जवाब में उसके मालिक ने कहा कि ये मेरा नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरा मिला था। मैंने वो हीरे इसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर 2 दिन बाद जब मैंने इससे हीरे जमा करने की रसीद मांगी तो यह घबरा गया और सीधा मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया। तब से यह सारी झूठी कहानी आपको सुना रहा है। तभी महाराज ने नामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आपने इसे हीरे किसी के सामने दिए थे? नामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने इसे हीरे की पोटली दी थी। यह जानते ही राजा कृष्णदेव ने उन तीनों को बुलवाया। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही नामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उनके मालिक ने नामदेव को हीरे उनके सामने ही दिए थे। तभी दरबार से निकलकर कुछ देर महाराज अकेले में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने लगे। सबसे पहले राजा कृष्णदेव ने कहा कि मुझे नामदेव सच्चा लगता है। उनके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम उन गवाहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिर राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की तरफ देखते हुए इशारों में पूछा कि उनका क्या कहना है। मुस्कुराते हुए तेनालीराम ने कहा कि मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लूँगा, बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने तेनालीराम की बात सुनते ही ठीक वैसा ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलवाया और हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने कहा कि ये बताओ, वो हीरे कैसे दिखते थे? क्या तुम उनका आकार इस कागज में बनाकर दिखा सकते हो? उस गवाह ने कहा कि वो एक पोटली में थे, इसलिए पता नहीं कि वो कैसे दिखते थे। तेनालीराम ने पहले गवाह को वहीं रुकने के लिए कहकर दूसरे गवाह को बुलवाया और वही सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने वो हीरे देखे हैं। फिर उसने कुछ अजीब से चित्र बना दिए। फिर तीसरा गवाह तेनाली के सामने आया और उसने जवाब में कहा कि हीरे एक कागज में लिपटे हुए थे, इसलिए उसने उन्हें देखा नहीं। पर्दे के पीछे बैठे राजा ने तीनों गवाहों की बातें सुनी थी। सबकी अलग अलग बातों से यह स्पष्ट हो गया कि नामदेव सच बोल रहा था और उसका मालिक झूठ। तीनों गवाहों को भी समझ आ गया कि उनका झूठ पकड़ा गया है। सभी ने महाराज के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था।
हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें काम से निकाल देते। राजा कृष्णदेव अब सीधे दरबार गए और नामदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद ही सैनिकों को उसके घर में हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उस पर 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भी लगा दिया। उसमें से राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दे दी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से 2 सीख मिलती हैं। पहली, कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का अंजाम बुरा ही होता है। और दूसरी सीख यह मिलती है कि बुद्धि से हर किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है। एक दिन तेनालीराम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीराम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा, तेनालीराम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीराम ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें और मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। तेनालीराम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज हैं। तेनालीराम ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो रानी ने बताया, एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनालीराम से कहा, तब से कई दिन बीत गए हैं, लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने गलती ना होते हुए भी महाराज से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो तेनालीराम, मेरी मदद करो। तेनालीराम ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीराम दरबार जा पहुंचे। महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए, हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनालीराम ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु, महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनालीराम? तेनालीराम ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी उसे उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? तेनालीराम ने कहा, ओह, मुझे माफ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी यह बात बताता हूँ कि ये तो कोई अपराध है ही नहीं। तेनालीराम की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनालीराम ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनके साथ सभी शिकायतों को दूर कर दिया। तो इस कहानी से
हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को बिना गलती के सजा नहीं देनी चाहिए। महाराज कृष्णदेव हर साल ठंड के मौसम में नगर के बाहर डेरा डाला करते थे। इस दौरान महाराज और उनके कुछ दरबारी व सैनिक उनके साथ तंबू लगाकर रहते थे। राज्य के सभी कामकाज को छोड़कर उन दिनों गीत संगीत की महफिलें सजती और कभी किस्से कहानियों के दौर भी चला करते थे। ऐसी ही एक सुहानी शाम में महाराज के मन में शिकार पर जाने का विचार आया। महाराज ने दरबारियों से कहकर शिकार की तैयारियां शुरू करवाई। इसके बाद अगली ही सुबह महाराज अन्य दरबारियों व कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकलने लगे। तेनालीराम महाराज के प्रिय थे। उन्होंने उनसे भी शिकार पर साथ चलने को कहा। महाराज की बात सुनकर एक दरबारी कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, तेनालीराम की उम्र हो चली है और अब वह शिकार पर जाएंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। दरबारी की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन तेनालीराम ने कुछ नहीं बोला। इतने में महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह दरबारियों की बातों पर ध्यान न दे और उनके साथ शिकार पर चले। महाराज के कहने पर तेनालीराम भी घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ चल पड़े। कुछ समय के बाद महाराज का काफिला जंगल के बीच पहुंच गया। शिकार के लिए नजरें दौड़ाते हुए महाराज को पास ही में एक हिरन दिखाई दिया। हिरन पर निशाना साधने के लिए जैसे ही राजा ने तीर कमान पर चढ़ाया, हिरन वहां से भागने लगा और महाराज अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगे। महाराज को हिरन के पीछे जाते देख अन्य दरबारियों के साथ तेनालीराम भी महाराज का पीछा करने लगे। जैसे ही महाराज ने हिरन पर निशाना साधा, वो एक घनी झाड़ियों में जाने लगा। महाराज निशाना लगाने के लिए हिरन के पीछे झाड़ियों में जाने लगे। तभी तेनालीराम ने पीछे से महाराज को रुकने के लिए आवाज दी। तेनालीराम की आवाज से महाराज का ध्यान भंग हो गया और उनका निशाना चूक गया। हिरन के झाड़ियों में जाते ही महाराज ने पलटकर गुस्से से तेनालीरामा को देखा। महाराज ने तेनालीरामा को डांटते हुए पूछा कि आखिर उसने उन्हें झाड़ियों में जाने क्यों नहीं दिया। नाराज होते हुए राजा कृष्णदेव ने कहा कि उसके चलते हिरन का शिकार नहीं हो पाया। महाराज की डांट सुनने पर भी तेनालीराम चुप्पी साधे रहे। महाराज के चुप होने पर तेनालीराम ने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों के उस पार देखने को कहा। तेनालीराम के कहने पर सैनिक ने देखा कि वह हिरन जिसका महाराज पीछा कर रहे थे, वो कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है और बुरी तरह से लहूलुहान है। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी वह हिरन उन कंटीली झाड़ियों से निकल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर बड़ी मुश्किल से भाग पाया। पेड़ से उतरकर सैनिक ने महाराज को पूरी आंखों देखी सुनाई। सैनिक की बात सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तेनालीरामा को पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे पहले से पता था कि वहां कंटीली झाड़ियां हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, जंगल में कई ऐसी झाड़ियां होती हैं जो व्यक्ति को लहूलुहान करके अधमरा छोड़ सकती हैं। मुझे शक था कि आगे ऐसी ही शिकारी झाड़ी हो सकती है। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज उसकी सूझबूझ के एक बार फिर कायल हो गए। महाराज ने अन्य दरबारियों की ओर देखते हुए कहा कि तुम लोग ये नहीं चाहते थे कि तेनालीराम शिकार पर आए, लेकिन आज उसके कारण ही मेरी जान बची है। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी में उठाए गए कदम कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए परिस्थिति व आसपास की चीज़ों को देखते हुए ही सूझबूझ से काम करना चाहिए।